हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम आज क्लास 8th का हमारा जो सैम्पल पेपर 5 है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है। इसके पहले जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 तक हमने अपलोड कर दिया है वो जाके आप एक बार यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? साउंड ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। साउंड ट्रांसमिशन या फिर जो साउंड ट्रेवल करती है वो कहाँ पे पॉसिबल नहीं होता वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। तो साउंड ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए? हमें मीडियम की जरूरत होती है। और मीडियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मेटल्स में भी मिलेगा, वाटर में भी मिलेगा और एयर में भी मिलेगा, ठीक है। और इन वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है? कंप्लीटली इम्पटी होता है। तो साउंड का ट्रांसमिशन इन वैक्यूम में पॉसिबल नहीं होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप मतलब वैक्यूम आपका क्या है? कंप्लीटली खाली है, इम्पटी है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है। जिसकी वजह से साउंड ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। हमारा फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल सोर्स इज। आपको यहाँ पे बताना है नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या है इनमें से। तो पहले देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते क्या है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज आप उन सोर्सेज को कहते हैं जो क्या किए जा सकते हैं? रीजनरेट किए जाए। रीजनरेट कंटिन्यूसली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय लगता है और इन्हें हम फिर से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं या फिर रीजनरेट कर सकते हैं। ये हमारे रिन्यूएबल सोर्स हो गए। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं और ये बहुत ही क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारे पास, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में है और इन्हें बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जा रहे हैं। तो ये हमारा नॉन रिन्यूएबल हो गया और ये रिन्यूएबल। अब हमसे पूछा क्या गया है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इज। इनमें से नॉन रिन्यूएबल क्या है? तो विंड एनर्जी है, आपका टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों आपके रिन्यूएबल सोर्स हैं, ठीक। और जो हमारा पेट्रोलियम है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है क्योंकि पेट्रोलियम को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, ओके। हमारे सेकंड का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज। सेल का कंट्रोल सेंटर हम किसे कहते हैं? अभी इसके पहले की वीडियो में ही हमने देखा था, जो कि पावर हाउस हो गया, कंट्रोल सेल हो गया, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अब सेल का हम कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस होता है सेल का कंट्रोल सेंटर। और ये आपका न्यूक्लियस का क्या है? डायग्राम है। ये डायग्राम भी हमने पहले की वीडियोस में कवर कर लिया है। एक बार आप यहाँ पे और देख लीजिए। यहाँ पे ये देखो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर कोर है, ठीक। न्यूक्लियस का डायग्राम भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एलोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी। एलोट्रोपी क्या होती है? पहले ये प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, ये होता क्या है, ओके। एलोट्रोपी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। ये किसी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है? एक किसी फिजिकल स्टेट में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में क्या होती है? वो प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि कोई एलिमेंट है आपका, वो सेम फिजिकल स्टेट में 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में प्रेजेंट रह सकती है। ये कौन बताता है? एलोट्रॉपी बताता है, ठीक है। एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। किसकी प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी? एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ओके। हमारा फोर्थ का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्लास्टिक यूज्ड टू मेक कॉम्स। हम कैसा प्लास्टिक यूज करते हैं कॉम बनाने के लिए? तो प्लास्टिक भी 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमने पढ़ा है थर्मोप्लास्टिक और एक हमने क्या पढ़ा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ा हुआ है। तो हम कौन सा प्लास्टिक यूज करते हैं कॉम बनाने के लिए? तो पहले देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। अ टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट बिकम्स परमानेंटली हार्ड व्हेन हीटेड एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड अगेन, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? ये अगर आप इसको हीट दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? परमानेंटली हार्ड हो जाएगा और आप इसको रीशेप नहीं दे पाएंगे। तो ये कैसा प्लास्टिक होगा? थर्मोसेटिंग होगा। और थर्मोप्लास्टिक किसे बोलेंगे? जो हीट देने पर क्या हो? सॉफ्ट हो जाए और इसको आप क्या कर सकते हैं? रीशेप दे सकते हैं या शेप दे सकते हैं। ये होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक। तो आप कॉम बना रहे हैं, कॉम को आपको शेप देना है, तो आप कौन सा प्लास्टिक यूज करेंगे? थर्मोप्लास्टिक यूज करेंगे, ओके। फिफ्थ का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए
फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लेनेट इज कॉल्ड। किसी भी प्लेनेट के अराउंड जो हेवनली बॉडी रिवॉल्व करती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा सैटेलाइट। ठीक है, ये होता है हमारा सैटेलाइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मेन सोर्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर इज। तो मेन सोर्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन कंटेन हो, उसका मेन सोर्स क्या होगा, अमोनिया होता है। ठीक है, ये अमोनिया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ जर्मन सिल्वर आर। जर्मन सिल्वर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हमारा हो जाएगा कॉपर, सेकेंड हो जाएगा हमारा जिंक, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा निकेल। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, सिल्वर जर्मन सिल्वर के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज। सो एक्स वाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टू हियर द इको क्लियरली द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी। आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होगा हमारा 17 मीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेक करेक्ट पेयर्स या फिर मैच द कॉलम है हमारा अगला सेक्शन। तो कॉलम भी आपको दिया गया है। सो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, रेयॉन। रेयॉन क्या होता है, ये होगा हमारा मेड फ्रॉम वुड पल्प। ठीक है, रेयॉन बना हुआ होता है वुड पल्प से। सो हमारा फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सेकेंड क्या पूछा जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, लाइफ का फिजिकल बेसिस होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकेंड का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई। थर्ड क्या पूछ रहा है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट सर्जरी। ठीक, सो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फोर्थ क्या पूछा है, डैम। डैम इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है डैम। ठीक है, यहाँ पे पानी को क्या किया जाता है, डैम में स्टोर रखते हैं और जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट क्या है, एड्स। तो एड्स हमारा हो जाएगा वायरस, फिफ्थ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाई शुड वी नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। तो आप किचन में वर्क करते समय हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये जब इनको थोड़ा सा भी अगर हम हीट दें तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम इनको क्या करते हैं, या फिर ये सजेशन दिया जाता है कि सिंथेटिक क्लॉथ्स को आपको किचन में पहन के काम नहीं करना है। ठीक है, एक बार इसको रीड करते हैं, देखिए सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जैसे ही इनको हीट मिलता है ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। सो इफ दे कैचेस फायर दे मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग देम। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने इसको पहना हुआ है, ठीक है, सिंथेटिक क्लॉथ्स पहना हुआ है और वो किचन में वर्क कर रहा है और गलती से अगर थोड़ा सा भी आग उस कपड़े में लग जाता है तो वो क्या होगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा और उस पर्सन के बॉडी में क्या हो सकता है, वो चिपक सकता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा उसके लिए बहुत ही डेंजरस है उस पर्सन के लिए जो किचन में वर्क कर रहा है। ठीक, सो इसलिए क्या करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज्ड नॉट टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स व्हाइल वर्किंग इन किचन। इसलिए क्या किया जाता है कि किचन में काम करते वक्त सिंथेटिक क्लॉथ्स को पहनना अवॉइड किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, glass is denser than water, so will the refractive index of air to glass and air to water be more or less। पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, एक बार आपका ये रिकॉल हो जाएगा। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा हुआ है, मैटर्स के 3 स्टेट्स है, कौन कौन सा, पहला हमारा सॉलिड हो जाता है, दूसरा लिक्विड हो जाता है और थर्ड क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इनकी डेंसिटी की बात करें कि कौन सा ज्यादा डेंसर होगा, ठीक है, सो पहला हमारा सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े दूर है और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। तो अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो मोर डेंसर हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा और फिर गैस होगा। क्यों सॉलिड ज्यादा डेंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखो पार्टिकल्स की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है,
यहाँ पे उतने ही स्पेस में देखो, यहाँ पे कम पार्टिकल्स आ रहे हैं और उतने ही स्पेस में यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा है। सो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे पूछा गया ग्लास इज डेंसर देन वाटर, मतलब ये चीज आपको बताया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो ग्लास आपका डेंसर देन वाटर है, हाँ बिल्कुल। लिक्विड, वाटर क्या है आपका लिक्विड है, ग्लास आपका क्या है सॉलिड है। तो ग्लास क्या होगा आपका मोर डेंसर है वाटर से। सो विल द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको बताना है एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर की का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो मोर है या लेस है। ठीक है, देखिए आंसर देखते हैं। ग्लास इन डेंसर देन सॉरी ग्लास इज होगा, ये इसको इज कर लेना। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन नहीं है ये इज है। So glass is denser than water, so the refractive index of air to glass will be more to refractive index of air to water. तो यहाँ पे जो हमारा air to glass है, ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं air to glass और सेकेंड क्या है air to water। तो एयर टू ग्लास का जो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो मोर होगा एयर टू वाटर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लास लिया है और ग्लास की डेंसिटी ग्लास वाटर से ज्यादा डेंसर होता है, इसलिए जो एयर टू वाटर सॉरी एयर टू जो ग्लास है वो क्या होगा, मोर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉज क्या है, या फिर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब आप क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल या नॉन मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पे एक एनोड लिया गया है, एक कैथोड, ये दो रॉड है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपका ये जो ऑरेंज कलर का लेयर चढ़ा हुआ है, ये हमारा पहले से कोई एक मेटल था, ग्रे कलर में जो दिख रहा है, इस पे क्या हो रहा है, दूसरा लेयर चढ़ रहा है, या फिर दूसरे मेटल का क्या हो रहा है, लेयर चढ़ रहा है, कॉपर का लेयर चढ़ रहा है। ठीक, सो ये क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप क्यों यूज करते हैं, तो किसी भी मेटल को क्या करना हो, किसी भी मेटल को अगर आपको क्या करना है, कोरोसियन से बचाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। अगर किसी मेटल में क्या है, कोरोसियन लग रहा है, रस्टिंग लग रही है, तो आप उस पर क्या करेंगे, दूसरे मेटल की क्या करेंगे, एक लेयर चढ़ा देंगे। तो उससे आपका क्या होगा, मेटल कोरोसियन से बच जाएगा। ओके, चलिए एक बार इसको रीड करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड प्राइमरली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कोरोसियन। ये लाइन आपका एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो क्या करने के लिए, मेटल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, किससे, कोरोसियन से, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या दिया हुआ है, सिल्वर एंड गोल्ड आर इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। जो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, जिन पे क्या हो रहा है, कोरोसियन लग रहा है, तो उन पे हम किसका इलेक्ट्रोप्लेट चढ़ाते हैं, सिल्वर और गोल्ड का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स विच आर शोड बाय प्लांटिंग मेथड। आपको उन क्रॉप्स का नेम देना है यहाँ पे, जिनकी शोविंग करते हैं किसके थ्रू, प्लांटिंग मेथड के थ्रू। अब प्लांटिंग मेथड क्या होता है, प्लांटिंग मेथड का मतलब आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, तो या तो आप उसका सीड लगाएंगे, आप उसका बीज लगा रहे हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट कोई छोटा प्लांट ले आके उसको सो कर रहे हैं। ठीक, सो प्लांटिंग मेथड का यूज करके हम कौन कौन से ऐसे क्रॉप है जिनकी सोविंग करते हैं, तो वो हमारे क्या, देखो सम क्रॉप्स एज ओनियन हो गया, चिली हो गया, टोमेटोज है, कैबेज है, ब्रिंजल है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हम सोविंग करते हैं किसके थ्रू, प्लांटिंग मेथड के थ्रू करते हैं, आर सोड बाय द प्लांटिंग मेथड। ठीक है, मतलब इन सबको आप या तो बीज इनका लगाते हैं, सीड लगाते हैं फील्ड में, या फिर आप छोटे पौधे ही ले आके लगा रहे हैं। सो ये हमारा हो जाएगा प्लांटिंग मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, कैन फ्रिक्शन बी लेस और बिकम नील बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, या किसी मेटल में आप लुब्रिकेंट का यूज कर रहे हैं, तो उससे आपका जो फ्रिक्शन है वो कम होगा या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो देखो, व्हेन लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड इन मशीन इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इट्स मूवमेंट बिकम्स स्मूथ। पहले लुब्रिकेंट क्या है एक बार समझते हैं। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, अगर किसी के घर में लोहे का दरवाजा है, ठीक है, या फिर कोई मशीन है,
तो वो क्या होती है, वो बहुत ही हार्ड चलने लगती है, या आपका जो डोर है घर का वो बहुत अच्छे से डोर खुलता है या बंद नहीं होता है। तो आप उसमें क्या करते हैं, या तो ऑयल लगाएंगे या ग्रीस लगाएंगे स्मूथ मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो वहां पे आप ऑयल या ग्रीस का यूज कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं, ठीक। अब लुब्रिकेंट लगाने से हमारा डोर क्या होगा, डोर ओपन एकदम अच्छी तरीके से स्मूथली ओपन होगा और क्या हो जाएगा, बंद होने लग जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया, आपका फ्रिक्शन लेस हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया है, बट फ्रिक्शन पूरी तरह से वहां से हटा नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में है, दो सरफेस आपका क्या है, कांटेक्ट है, तो वहां पे फ्रिक्शन थोड़ा बहुत होगा ही होगा, ठीक है। फ्रिक्शन नील नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको रीड करते हैं। सो आप जब फ्रिक्शन क्या हो, देखो यहाँ पे व्हेन लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड इन मशीन, आप मशीन में किसकी, मशीन में क्या कर रहे हैं, लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा, और वो क्या कर देगा, मूवमेंट को स्मूथ बना देगा। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड बिकॉज नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, क्योंकि कोई भी सरफेस क्या होता है, परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है कि वो वहां से क्या हो जाए, आपका फ्रिक्शन पूरी तरह से नील हो जाए। सो सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर, वहां पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हमेशा रहती हैं, जिनकी वजह से वहां पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। बस हम लुब्रिकेंट के यूज से क्या कर सकते हैं, वहां के फ्रिक्शन को या वहां के मूवमेंट को स्मूथ बना सकते हैं और फ्रिक्शन को लेस कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, व्हाट इज मेटल कोरोसियन, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट कोरोसियन। अब मेटल कोरोसियन क्या होता है, तो सम मेटल्स लाइक आयरन व्हेन लेफ्ट ओपन इन एयर और लॉन्ग टाइम इट गेट्स रस्टेड, ठीक है। मेटल, जैसे कि मेटल में हमने क्या लिया है, आयरन लिया है, तो आयरन को जब आप क्या कर रहे हैं, कहाँ, ओपन एयर में या मॉइस्चर में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या लगने हो जाता है, उसमें रस्ट लगने लगता है, जंग लगने लगता है। इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड कोरोसियन। तो आप मेटल को क्या कर रहे हैं, आयरन को कहाँ छोड़ रहे हैं, ओपन एयर में छोड़ रहे हैं, वहां पे एयर है, मॉइस्चर है, उससे रिएक्ट करके क्या करेगा, उस मेटल पे आपके क्या होगा, रस्ट लगेगा, जंग लगेगा। तो उस मेटल पे जो लेयर फॉर्म हुई है, जो फॉर्मेशन हुआ है कंपाउंड का, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोसियन कहते हैं, ठीक है। अब कोरोसियन, ये हमारा कोरोसियन हो गया। व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट कोरोसियन, कोरोसियन को आप प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो पहला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोरोसियन आप कम कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके। जैसे मेटल पे आपके आयरन पे क्या हुआ है, जंग लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है या कोरोसियन लगा हुआ है, तो उस पर आप दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं उसको पेंट के थ्रू। जैसे आपके आयरन पे जंग लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है, तो उसको आप पेंट कर दो, पेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कोरोसियन से प्रिवेंशन पा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड आपके हो जाएंगे थ्रू प्रिवेंट कोरोसियन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट टू यूजेस ऑफ डायमंड। आपको डायमंड के यूजेस बताने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट डायमंड का यूज देखो क्या है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट बनाने के लिए हम डायमंड का यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, एज अ ग्लास कटर, ग्लास को काटने के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं। और थर्ड क्या करते हैं, जो सर्जिकल ब्लेड होती है, जैसे आई की सर्जरी में जो ब्लेड यूज हो रहा है, सो सर्जिकल ब्लेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट बनाने के लिए किया जाता है, इन द कटिंग ऑफ ग्लास एंड इन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन ड्रिलिंग हार्ड स्टोन्स। कहाँ, इंस्ट्रूमेंट को काटने, सॉरी ग्लास कटर के लिए यूज करते हैं हम, और सेकेंड ड्रिलिंग हार्ड स्टोन्स, हार्ड स्टोन्स के ड्रिलिंग में भी हम क्या करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं। और थर्ड क्या है, इन सम ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज ब्लेड्स एक्सेट्रा, और कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में हम एज अ ब्लेड यूज करते हैं डायमंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो। हम पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं और क्यों कह रहे हैं, ठीक है। सो पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। जब आप प्लांट सेल या एनिमल सेल में देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप छोटा सा दिखाई देता है, अगर इस तरह से देखोगे तो वहां पे दिखता है। तो ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए पार्ट्स नेम दिए हुए हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है, इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज, क्यों कह रहे हैं, इट इज द रेस्पिरेटरी सेंटर। ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है
ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का, विच प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो क्या करती है, फूड के ऑक्सीडेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और ये सेल का रेस्पिरेटरी सेंटर भी है। सो इस रीजन की वजह से हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये आपका वन वर्ड आंसर भी बन सकता है, ठीक है। इसके पहले की वीडियो में हमने ये कवर किया है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से लर्न रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज लगेज फिटेड विथ रोलर कन्वीनियंट टू पुल। अब आपके लगेज, हम जो लगेज यूज करते हैं उसमें क्या लगा हुआ होता है, रोलर लगा हुआ होता है। तो रोलर लगे रहने से हमें उसको उठाने या कहीं एक जगह से दूसरी जगह पुल करने में बहुत ही इजी होता है। सो ये क्यों कन्वीनियंट है वो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो देखिए, द अटैचेस एंड अदर पीसेज ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स आर रोल्ड ओवर दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ द रोलर इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। अब देखो, रोलिंग मोशन किसे कहा जा रहा है, तो लगेज में आपका क्या लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है। तो आप जब पुल कर रहे हैं किसी भी लगेज को या पुश कर रहे हैं तो वो रोलर के थ्रू हो रहा है, रोलर के थ्रू उसमें मोशन हो रहा है। तो इसको हम कौन सा मोशन कहते हैं, रोलिंग मोशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका रोलिंग मोशन वर्क कर रहा है। अब रोलिंग मोशन है और दो सरफेस क्या है, आपके कॉन्टेक्ट में है, ठीक। तो यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। देखिए, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस, एक सरफेस के ऊपर अगर दूसरी बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन किसे बोलेंगे, कि किसी सरफेस के ऊपर कोई अदर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, जो रुकावट होगी, वो उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब रोलिंग क्या करता है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, रोलिंग क्या कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करता है रोलिंग। सो इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड। सो इसलिए हमारा स्लाइड से इजी क्या है, रोल करना है, ठीक है, जो जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही कन्वीनियंट है। सो अ बॉडी ओवर अनदर, that is the reason it is convenient to pull attaches fitted with rollers in comparison to the attaches without rollers. So यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ा है, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा है, इससे पहले हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वहां पे आपका फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। सो इसलिए जो लगेज में रोलर लगे हुए होते हैं वो हमारे लिए पुल करने में या पुश करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले आने में ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट मैनी पीपल डू नॉट टेक बैलेंस डाइट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर इट, व्हाट विल यू एडवाइज देम टू डू। अब बहुत से पीपल हैं जो क्या करते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, वो रीजन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, और उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो बैलेंस डाइट ले, ठीक। तो पहले देखते हैं कि वो क्यों बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। तो पहला रीजन देखो क्या है, मोस्टली पीपल टेक वन ऑफ टू मेन एडिबल ग्रेन्स, एग्जाम्पल राइस, व्हीट, कॉर्न, मिलेट, और ये सारी चीजें हैं। तो देखो, बहुत सारे पीपल ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ एक ही टाइप के एडिबल ग्रेन लेते हैं। जैसे आपको लगेगा कि हम इतनी सारी चीजें खा रहे हैं, जैसे राइस ले रहे हैं, व्हीट ले रहे हैं, कॉर्न ले रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें खा रहे हैं, बट ये सारे ग्रेन किसमें रिच हैं, इन सारे ग्रेन्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट तो सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रही है, लेकिन इसके अलावा और भी न्यूट्रिशंस है जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन वो आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है। तो ये बैलेंस डाइट बिल्कुल नहीं, भले आप इतनी सारी चीजें ले रहे हैं लेकिन इनसे आपको एक ही तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखो, सो द मेजोरिटी ऑफ द अबव एडिबल ग्रेन्स कंटेन ओनली कार्बोहाइड्रेट, ये सारे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, एंड द बॉडी कांट रिसीव द अदर नीडेड न्यूट्रिएंट्स इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। और अदर न्यूट्रिशंस जो चाहिए, जैसे विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, तो वो सारी चीजें बॉडी को मिल ही नहीं रही है, ठीक है। थर्ड देखो क्या है पॉइंट, ड्यू टू पोवेरिटी मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव फूड कंटेनिंग बैलेंस डाइट। अब पोवेरिटी की वजह से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो फूड खरीद ही नहीं पा रहे हैं, वो ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है। लास्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक ओनली वन टाइप ऑफ देयर फेवरेट फूड आइटम्स,
और कुछ पीपल क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना फेवरेट टाइप का फूड ही खाना पसंद करते हैं, उसके अलावा वो दूसरे टाइप का फूड लेते ही नहीं है, जिनकी वजह से उनकी बॉडी को बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सो ये सारे हमारे रीजंस हो गए, जिसकी वजह जो रीजंस हैं बैलेंस डाइट ना लेने के। अब सफिशिएंट फॉर दोज हु डू नॉट टेक बैलेंस डाइट। अब ये देखते हैं, फर्स्ट क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड आइटम्स शुड बी टेकन इन द रेगुलर डाइट। जितने भी न्यूट्रिशंस है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, विटामिन है, ये सारी चीजें बॉडी को रेगुलर डाइट बेस पे मिलना चाहिए। और सेकेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लाइकिंग ईटेबल्स कांट बी ईटन इन रूटीन डाइट। मतलब आपको एक ही टाइप का ग्रेन या एक ही टाइप का फूड नहीं लेना है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स आर अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस। सो हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट मिलना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये हमको क्या करते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हम किसी भी डिसीज से क्या कर सके, लड़ सके। ठीक है, सो बॉडी को प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलना जरूरी है। चलिए, सो आज हमारा ये क्लास यहीं पे खत्म होता है और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।